उसके साथ कुछ तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफाइन। कौन सी रिफाइनिंग देर की? कौन सी रिफाइनिंग देर की? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब सुनना, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है क्या? मैंने कॉपर ऑब्टेन किया, मैंने ऑब्टेन किया कॉपर। कॉपर मुझे मिला इम्प्योर स्टेट में। किसमें? इम्प्योर स्टेट में। अब उसकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक यानी वही तरीका है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हुए एनोड और कैथोड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे कॉपर मिला, क्या ये इम्प्योर स्टेट में था? अरे कोई दिक्कत? इम्प्योर मेटल था इम्प्योर स्टेट में, यानी इसको भी तो हमें प्योर करना और प्रोसेस होगा रिफाइनिंग, जिसका तरीका हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इसमें दो चीजें लेंगे, एक तो लेंगे एनोड और दूसरा क्या लेंगे? कैथोड। देखो बेटा, ये जो एनोड है, ये एनोड हम किससे बनाएंगे? इस इम्प्योर कॉपर से। किससे बनाएंगे? इम्प्योर कॉपर से। जो मुझे ऑब्टेन्ड हुआ है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया मेरे ओर से, वो इम्प्योर था नहीं, इसी से बनाएंगे। तो ऊपर में एनोड मेटल का बनता है। अरे एनोड मतलब एक रोड बनानी है, ऑब्वियसली मेटल मोल्ड होके बना देंगे ना इसको। क्या ये एनोड तो किससे बनेगा बेटा? इम्प्योर कॉपर से। और इधर जो मैं कैथोड लूंगा वो क्या लूंगा बेटा? प्योर कॉपर। क्या लूंगा? प्योर। क्लियर? अब इसमें एक और चीज देखना, यहाँ एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन हम उसी सॉल्ट का लेंगे जो मेटल मुझे प्योर करना है। यहाँ मेटल मेरा कौन सा है? कॉपर। कॉपर का कोई सा भी एक सॉल्ट बताओ। कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर सल्फेट हो गया एक मोस्ट कॉमन सॉल्ट। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये जो तुम्हारे डायग्राम में एनोड दे रखा है, इसके यहाँ ब्रैकेट बना के लिखो इम्प्योर मेटल। क्या लिखो? इम्प्योर मेटल। हाँ, ये नीचे वाला फिगर 3.12। सबसे पहले इस एनोड के यहाँ लिखो इम्प्योर मेटल, और इसी का यहाँ ऊपर एक और चीज लिखो बेटा, फ्लूइड मेटल। क्या लिखेंगे? फ्लूइड मेटल मतलब जो मेटल है उसमें क्या अटैच्ड है? अभी इम्प्योरिटीज अटैच्ड है, ऐसे मेटल को क्या बोलते हैं? फ्लूइड मेटल। तो in this process the impure डायरेक्ट एमसीक्यू। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड किससे बनाया जाता है? इम्प्योर मेटल, आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मेटल। Impure metal is made the anode and the thin strip of pure metal is made at cathode। जो मेटल है उसी की प्योर स्ट्रिप तो बनेगी कैथोड। सर प्योर कहाँ से लेंगे? कॉपर हमारे पास पहले भी तो पड़ा हुआ है प्योर फॉर्म में। अरे दो मेटल मुझे यहाँ से रिफाइनिंग करनी है, उसी का मैं यहाँ पे क्या लूंगा? सॉल्ट लूंगा। क्या लूंगा? सॉल्ट। सॉल्ट लेने से यहाँ एक और दिक्कत, इसमें वो मिला रहा है थोड़ा सा एसिड। क्या मिला रहा है बेटा? एसिड। और यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा है एसिडिफाइड। क्या यूज कर रहा है? एसिडिफाइड। मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? एसिड डालने से आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और जल्दी होगा। ये ऐसा एसिड एक और कहाँ डाला था, कोई बता सकता है? केवल कुछ बूंदे डाली थी एसिड की। फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी है। आयरन वाले ढूंढ जाना, फर्स्ट चैप्टर की जितनी एक्टिविटी, कुछ बूंदे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2O के डिकम्पोजिशन। H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन चैप्टर 1, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन चैप्टर 1, उसमें जो एक्टिविटी कराई थी तो वहां भी कुछ बूंदे डाली थी किसकी? एसिड की। अब पढ़े रफ्तार से आगे। A solution of the metal salt is used as an electrolyte। मेटल सॉल्ट, कौन सा मेटल सॉल्ट? जो मेटल मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैंने कौन सा मेटल लिया? कॉपर। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट भी किसका लूंगा? CuSO4, कॉपर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यहाँ पे। किस फॉर्म में एक्ट करेगा ये? इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये अपने आयंस में टूटेगा। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये अपने आयंस में टूटेगा। आप देखो प्रोसेस सुनना, ये बन गया एनोड, ये बन गया कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या ये Cu+2 और SO4- में टूटेगा? मुझे एक चीज बताओ, कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें किसको प्योर करना है? केवल कॉपर को। ये यहाँ से टूटा, क्या ये प्लस वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो यहाँ से ये जो आयंस बने Cu+2 और SO4-2, ये Cu तो निकल के यहाँ से सॉल्यूशन से कहाँ जाता है?
कैथोड में, और ये जो यहाँ से कॉपर निकल के कहाँ आता है सॉल्यूशन में। साइकिल समझ पा रहे हैं? CuSO4 लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये अपने आयंस में टूटा, यहाँ से ये कॉपर प्लस चार्ज है, किसमें नहीं जा रहा है कैथोड पे, और यहाँ एनोड से कॉपर निकल के किसमें आ रहा है सॉल्यूशन में। तो साइकिल इसने अधूरी बता रही। ये जो CuSO4 है, पहले इसका कॉपर कहाँ जाएगा कैथोड पे। एनसीईआरटी ने केवल क्या किया, यहाँ से बता के यहाँ चिपका दिया, लेकिन अधूरी। ये जो CuSO4 लिया क्या है, अपने आयंस में टूटेगा, प्लस जो चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कैथोड। तो ये कॉपर यहाँ आया सॉल्यूशन से कहाँ गया कैथोड पे, और यहाँ से फिर एनोड से कॉपर निकल के कहाँ आएगा सॉल्यूशन में। किसमें आएगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है, यहाँ से ये एनोड पे जा रहा है, यहाँ से ये निकल के आ रहा है, यहाँ से ये एनोड पे जा रहा है। वापिस देखें, ये इम्प्योर है, एनोड क्या है इम्प्योर, यानी इसमें कॉपर के साथ और भी चीजें प्रेजेंट है, वो बिल्कुल हमें इसको तो हटाना। और यहाँ मैंने लिया प्योर कॉपर, क्या लिया प्योर कॉपर, और इस सॉल्यूशन में क्या लिया मैंने CuSO4। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इतना डिटेल में प्रोसेस एनसीईआरटी नहीं बता रहा है, उसने केवल यहाँ से कॉपर बताया और किसमें डाल दिया इधर, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहा है, यहाँ लिया CuSO4, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये अपने आयंस में टूटेगा, SO4 माइनस, कोई दिक्कत क्या। ये चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, किसकी तरफ, क्या ये यहाँ से जाएगा। अब देखें बेटा, ये एनोड है, मतलब इसको भी मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से ये जो प्योर कॉपर है वो निकल के कहाँ आता है सॉल्यूशन में। यहाँ से भी इसका एनोड है, इसमें कॉपर के साथ और भी क्या है इम्प्योरिटीज है, वो सब टूट के कहाँ आती है यहाँ पे सॉल्यूशन में। कॉपर प्लस और साथ में कौन आ रही है इम्प्योरिटीज। इस ये कॉपर कहाँ है, यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में, यहाँ से सॉल्यूशन से कहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये इम्प्योरिटीज ये नीचे इकट्ठी हो जाए। इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलेंगे इसको, एनोड। तो इसमें एनोड पे क्या है बेटा, क्रूड मेटल, यानी कि कॉपर के साथ जुड़ी हुई है इम्प्योरिटी। जब करंट पास होगी तो यहाँ से ये भी अपने आयंस में टूटेगा, यहाँ से कॉपर कहाँ जा रहा है कैथोड पे, और यहाँ से कॉपर के साथ और कौन निकल रही है इम्प्योरिटीज। कॉपर तो कहाँ चला जाएगा पॉजिटिव वाला है कैथोड पे, और ये इम्प्योरिटीज यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं एनोड। नहीं, कॉपर स्ट्रिप क्यों बनेगी, ये तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। क्या मुझे एक चीज बताओ, इस पे कवरिंग नहीं की, ये पूरी किससे बनाई थी क्रूड मेटल से। तो क्या धीरे धीरे इसकी साइज कम होना चालू हो जाएगी, क्योंकि ये इससे जो इम्प्योरिटीज और कॉपर है वो निकल के कहाँ आ रहा है सॉल्यूशन में। उस कॉपर को कौन उठा रहा है कैथोड, और ये जो इम्प्योरिटीज है क्या है नीचे जाके बैठ रही है। हाँ, इसकी इंक्रीज होगी और एनोड की साइज धीरे धीरे कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से कॉपर निकल रहा है और यहाँ कॉपर जाके SO4 का कुछ नहीं होगा गैस की, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो SO2 की फॉर्म में गैस फॉर्म के बाद नोड के पास माइनस है, ये याद आ सकता है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन करके इलेक्ट्रॉन यूज करके बना रहे हैं। इसको क्या कहेंगे एनोड मड। क्या कहेंगे, नाम एनोड मड क्यों दिया, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज कहाँ से निकल रही थी एनोड से। कहाँ से निकल रही है, पहले पढ़ा तो डायग्राम में वो जो कॉपर इधर से निकाल रहा है और कहाँ भेज रहा है इधर। एनोड में कौन सा मेटल लेंगे क्रूड मेटल इम्प्योर मेटल, और इधर कौन सा मेटल की स्ट्रिप लेंगे प्योर क्रूड। इसके अलावा जो सॉल्यूशन लेंगे वो भी मेटल का, जो मेटल तुमको रिफाइन करना है उसी का सॉल्यूशन लेंगे। मैं कॉपर कर रहा था तो मैंने कॉपर का सल्फेट ले लिया। क्लियर, मिक्सचर हो जाएगा मेटल। इसके अलावा कॉपर के अलावा मेटल है, ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आयंस जब यहाँ पे आएंगे ये कॉपर के साथ साथ इधर इसके जाने की स्पीड बढ़ा देंगे। आयंस जितनी ज्यादा क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आगे इसमें लाइन भी कह रहा है, इसमें थोड़ा सा एक दो बूंद क्या डालो एसिड डालो, एसिड डालो यानी प्रोसेस और ज्यादा स्पीड करो। ऊपर इतने सारे मेटल दे देंगे ना सेम तरीके से कर सकते, गोल्ड टिन सिल्वर कॉपर। सल्फेट नहीं लेंगे ना, बनाना ही नहीं है ना, हमें तो प्योर मेटल चाहिए। चीज में मिक्सर बनाना ही नहीं है, प्योर मेटल चाहिए तो कैसे बनाना।
तकलीफ हो तो बेशुमार हो देवी। ओ मैडम, एनोड कॉपर। Yes. The apparatus is set up as shown in figure 3.121, passing the current through the electrolyte. The pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. देखें, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte और यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? Cathode. The pure metal into the from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. वापस ये electrolyte से metal कहाँ जाके deposit हो जाएगा? तो धीरे धीरे इस एनोड की साइज तो कम होती रहेगी और इस कैथोड की साइज बढ़ती रहेगी। खत्म हो जाएगा और फुल आ जाएगा। अब सुने, यहाँ से इंप्योरिटीज भी साथ में निकल रही है। ये इंप्योरिटीज कहाँ जाके बैठ जाएगी? नीचे। तो इसको क्या बोल रहे हैं? एनोड मड। क्या बोल रहे हैं? एनोड मड। कोई दिक्कत? पढ़ेंगे नहीं। The soluble impurities go into the solution where the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode. Soluble impurities तो solution में घुल जाएगी, लेकिन इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो नीचे जाके बैठ जाएगी। कुल मिला के इस मेटल में जो इंप्योरिटीज थी वो हमने क्या कर दी? रिमूव कर दी और हमने क्या ऑब्टेन कर दिया? प्योर मेटल। क्या ऑब्टेन कर दिया? प्योर। कैथोड पहले ही प्योर मेटल ही था। ये कैथोड किससे बनाया था? प्योर मेटल। कॉपर का प्योर मेटल लिया था, उसी पे चिपकते जाएगा। पेंट कर दिया, पूरा पूरा कॉपर हो गया। बचाए जो करो प्योर मेटल। सर जो कॉपर सल्फेट होता है तो ब्लू कलर में ऑब्वियसली होगा। तो वहां पे कुछ इम्प्योरिटी अटैच होती है? नहीं तो नहीं हो यार। ये तो कैसे ये पूरा प्योर है। इम्प्योरिटीज तो ये रहेगी या फिर सॉल्यूशन में रहेगी। यहाँ तो केवल कौन जाएगा? तो करेंगे ना, पूरा कॉपर है। पूरा कॉपर। ये पहले से भी कॉपर ही था और इसमें और भी आके कौन चिपक रहा है? कॉपर ही चिपक। इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu+2 किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक का कहीं भी करो वही सेम है। इलेक्ट्रॉन का बूस्ट करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ का करो, बैंड का करो, सारा प्रोसेस है। Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। इलेक्ट्रोलाइसिस कैंपेड में कराओ। हमने 3 इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया। ब्राइन का पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। सेम प्रोसेस इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर है। आज मेरे पास मेटल है, जैसे कोई आयरन है तो वो +2 में होता है। तो आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या आयरन और आयरन साथ में बहुत सारे सिंगल एटम अनस्टेबल है, तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन बोलने करेंगे सारा। अरे कोई दिक्कत यार? अब सुने, कोरोजन डिस्कस इन चैप्टर 1। 3 कोरोजन दे रखे हैं चैप्टर 1 में। तीनों की इक्वेशन दिखा दूंगा। कॉपर की, सिल्वर की और आयरन की। तीनों के कलर चेंज। चांदी काले कलर की हो जाएगी, कॉपर ग्रीनिश कलर का हो जाएगा और जो आयरन है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तीनों की डिटेल में थ्योरी और तीनों की डिटेल में इक्वेशन लिख लेना। ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 1। तीनों बोले सर वहाँ तीनों क्यों पढ़ा रहे थे? केवल आयरन की पढ़ा तो वहाँ तीनों इसलिए पढ़े क्योंकि तीसरा चैप्टर में तीनों दे रखी है और तीनों में केवल उसने नाम लिख दिया, ना तो उसने इक्वेशन दी ना कुछ दिया। तो इसमें केवल तीनों की जो कोरोजन की इक्वेशन उनके नाम लिख दिए। कोरोजन टॉपिक डिटेल में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? चैप्टर 1 में। पलटो पेज। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ लिया। क्या था? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। एक मेथड पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन और एक और थोड़ा सा पढ़ते हैं एलॉय। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेटा किसी भी मेटल के ऊपर एक थिन लेयर बनाते हैं जिंक की। क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। फिर एक पीछे एक्टिविटी दे रखी है, देखना। 3 टेस्ट ट्यूब ले रखी है। इस एक्टिविटी से वो ये कहना चाह रहा है कि तीनों में उसने आयरन नेल्स, तीनों में उसने आयरन नेल्स ली। एक में वो केवल वाटर ले रहा है, एक में केवल एयर ले, दोनों, एक में वाटर एयर ले रहा है, एक में केवल एयर और एक में क्या कर रहा है बेटा? वैक्यूम ले रहा है। अब इसमें ये हमें बताओ किसके अंदर रस्टिंग होगी? रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। एयर के साथ बेटा मॉइस्चर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉइस्चर। एयर के साथ मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, तब रस्टिंग होगी। ये कंडीशन है किसकी? कोरोजन या रस्टिंग की। आयरन की रस्टिंग की इक्वेशन याद है किसी को?
C/2 O3 plus XH2O gives Fe2O3 dot XH2O. देखा हाइड्रेटेड तो पहले Fe2O3 बोलती इक्वेशन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या। तो सुने इसमें फर्स्ट वाले में देखें इसने क्या ले रखा है टेस्ट ट्यूब में एयर ले रखा है और क्या बोल रहा मोल एक्सिस्ट करता है ये 3/2 मोल है एक मोल कितना है मोल है 3/2 मोल एक मोल में कितना वजन होता है इतना 12 ग्राम सिंपल कार्बन मोल है। अरे ठीक है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब देखें क्या वाटर के साथ एयर ले रहा है सेकंड टेस्ट ट्यूब देखें वाटर ले रखा है लेकिन एयर को नीचे आने से प्रिवेंट कर दिया ऊपर ऑयल डाल दिया और थर्ड में ना तो क्या वाटर नहीं ले रखा केवल क्या लेती है एयर। एक चीज बताओ रस्टिंग कौन से गैस में होगी फर्स्ट में क्योंकि मॉइस्चर और एयर दोनों एयर नहीं मॉइस्चर और एयर केवल पानी में रस्टिंग नहीं होगी यार ना एनवायरनमेंट में बाहर रखते तो मॉइस्चर और एयर दोनों देखो ना O2 भी चाहिए और H2 भी चाहिए तब कुछ लोहे की क्या होगी रस्टिंग ये एक्टिविटी से ये बता रहा है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन है ना गैल्वेनाइजेशन करते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग पानी में रहता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं आ रही क्या कमी थोड़ी ऑक्सीजन जितना नहीं आया तो जितना नीड आएगा उतना से आयरन रिएक्ट कर जाएगा तो बोलते हैं तो वो अपने आसपास के ऑक्सीजन बराबर वापिस लिखवा देता हूँ वो कोरोजन की रस्टिंग की रिएक्शन तीनों की कुछ नहीं आया वो तो यही लिख लेना। अब पीछे पढ़ते हैं एक बार गैल्वेनाइजेशन सुने गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेटा मेटल के ऊपर एक थिन कोटिंग बनाई जाती है किसकी जिंक की। अब देखें अगर किसी मेटल को मैं जिंक से कवर कर दूं तो क्या इसको ऑक्सीजन टच कर पाएगी इस मेटल को तो उस मेटल को किससे प्रिवेंट कर लेंगे हम कोरोजन से किससे प्रिवेंट कर लेंगे कोरोजन से। कोरोजन को प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं तो पेंट कर दो ऑयल कर दो ग्रीसिंग कर दो और एक और तरीका क्या है गैल्वेनाइजेशन क्या बोलते हैं अगर मैं आयरन का करता हूँ तो उस आयरन को क्या बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड। डेफिनेशन याद रखेंगे कहाँ दे रखी है सुने सेकंड लाइन थर्ड लाइन गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम rusting by coating them with a thin layer of zinc. गैल्वेनाइजेशन है इसके लिए हमने थ्री लेयर बना दिया। अब वो जो हमारा आयरन है उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ पाएगा पर उसके लेयर बना दीजिए तो Zn O बनने दो ना हमारा आयरन तो सेव करना और जब हमें रिएक्शन में सेव पेपर तो मिलता नहीं ऑक्साइड रहते ठीक ऑक्साइड का आयरन और स्टील बचना आयरन रिएक्टर मेटल में बच्चा इसको डिस्प्लेस करने जाओ सोडियम नहीं जिंक उस मेटल का बना दो एलॉय क्या बना दो तो क्या होता है कि एक मेटल को या तो मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा एलॉय। यहाँ कुछ एलॉयज के एग्जांपल दे रखे ध्यान रखेंगे जैसे ब्रास तो किस किस का एलॉय है कौन कौन से मेटल्स मिले हुए हैं तो नीचे वाले पैराग्राफ में है पढ़ना मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ लाइन को साथ में लेते चलें। Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. We can get the desired properties. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. Give reason. ये सवाल क्रिएट कर दिया उसने कि आयरन इज किसका कि आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नॉट यूज्ड इन द प्योर स्टेट। गिव रीजन। रस्टिंग हो जाती है तो एलॉय की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसी तरह गोल्ड 24 कैरेट कभी प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया क्यों बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो उसमें एलॉय कॉपर या सिल्वर दोनों में से कुछ भी मिला सकते हो। गोल्ड 24 कैरेट में सॉफ्ट कैन बी करते ये वो वाला सॉफ्ट इनको भी ऐसा वाला अरे क्लियर
रीजन देखें, दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट, बट इफ इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। प्योर आयरन को कार्बन के साथ मिला दो। एलॉय बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मेटल मेटल के साथ ही मिले, मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर भी क्या बना सकता है, एलॉय क्या बना सकता है, एलॉय। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. ये लो पहला एलॉय आ गया तुम्हारा, कौन, स्टील। आयरन के साथ कौन मिलाई जा रही है यहाँ पे, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम Cr साथ में। when iron is mixed with nickel and chromium, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, स्टील, स्टेनलेस स्टील। एलॉय एंड स्टील बिल्कुल एलॉय है, क्यों, दो या मेटल को दो या दो मेटल से मिला के बना है। प्योर आयरन कार्बन मिला हुआ, प्योर आयरन कभी यूज नहीं कर सकते हम, ये ऊपर रीजन है करना। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड इलास्टिक, और आयरन को अगर गर्म करो तो जल्दी खिंच जाएगा, सॉफ्ट होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन। और स्टील बनानी है तो उसके अंदर क्या मिलाएंगे, आयरन के साथ निकल और क्रोमियम, ये एलॉय बन रहे हैं। We get stainless steel which is hard and does not rust. अगला पढ़े, if iron is mixed with any metal, some other substance, its property changes. In fact, the property of any metal can be changed if it is mixed with, कोई बात नहीं, नीचे देखें सीधा। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. ये definition दे रखी है किसकी, alloy की। It is a homogeneous, homogeneous का मतलब कौन बताया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस तरह नमक को पानी में घोल दिया, क्या बड़े जग में उसको डिसॉल्व किया और उसको छोटी छोटी 5 ग्लासों में निकाला, टेस्ट करो, सब में टेस्ट बराबर है, यानी सॉल्ट का वाटर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म। तो जब हम मेटल में मेटल मिलाएंगे तो ऐसा नहीं एक तरफ तो मेटल ज्यादा रहेगा एक तरफ कम रहेगा, उस चीज के लिए वर्ड यूज करते हैं होमोजीनियस। क्या यूज करते हैं, होमोजीनियस। प्रपोर्शन अलग हो सकता है, मैंने 2 शिकंजी बनाई, एक में मैंने जैसे 1-1 लीटर पानी लिया, एक में मैंने 10 ग्राम नमक डाला, एक में 20 ग्राम नमक डाला, लेकिन दोनों मिक्सचर कैसे है, होमोजीनियस है। प्रपोर्शन अलग है, होमोजीनियस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी। ऐसा नहीं कि मैं अगर उसको 5 ग्लास में निकालूं तो एक में नमक का स्वाद ज्यादा आएगा एक में कम आएगा, नहीं। बनाई है अगर कोई चीज, नमक डिसॉल्व किया, शुगर डिसॉल्व किया, और उसको तुम अलग अलग करके भी टेस्ट करोगे, सेम टेस्ट में वो कंपोजिशन कैसा था, यूनिफॉर्म, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, होमोजीनियस। क्या यूज होता है, होमोजीनियस। एलॉय की डेफिनेशन दे रही है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल को मेटल के साथ भी मिला सकते हो और मेटल को नॉन मेटल के साथ भी मिला सकते हो। अरे कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलॉइंग, एलॉय बनाने के तरीके क्या है, नीचे की 3 लाइनें देखें, एलॉय बनाने के तरीके क्या, मैं वापस क्वेश्चन बताऊंगा इसके। क्वेश्चन पूछ लिया अगर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलॉइंग, एलॉय बनाने के तरीके क्या है, देखिए उसमें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस मेटल का एलॉय बनाना, सबसे पहले उसको मेल्ट करो और उसको फिर डिसॉल्व, उसके अंदर डिसॉल्व कर दो जो उसमें मिलाना है, सबको मेल्ट करके मिलाओ अच्छे से, इक्वल प्रोपोर्शन में मिल गए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिल गए, बॉडीज को हार्ड होने के बाद क्या बन गया तुम्हारा एलॉय, क्या बन गया एलॉय। ये प्रोसेस है एलॉय बनाने का। नीचे आ जाए बेटा, फिर ये ब्राउन डिब्बा छोड़ के कुछ नाम दे रखे हैं। One of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. अगर एलॉय बनाने के लिए मैं एक मेटल मर्करी यूज करता हूं तो उस एलॉय को क्या बोलते हैं, एमालगम। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा एमसीक्यू में इस चैप्टर से, टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस क्लियर में, प्योर स्टेट वाले, फ्री स्टेट वाले, सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, एनोड किसका बनाया था, प्योर मेटल या इम्प्योर का, इम्प्योर का, छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन उठाएगा। अब नीचे देखें, ब्रास का एलॉय, ब्रास एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, करो अंडरलाइन डायरेक्ट, ब्रास एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास भी तो बहुत कुछ कंडक्टर, वो हीट वाले में लेड आया और नहीं आया, आपने तो ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अब सुना बेटा इधर, एलॉयज बेटा, जैसे अगर मैं कॉपर की, प्योर कॉपर की बात करूं तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर का जो एलॉय बन रहा है टिन के साथ, ठीक है,
रेड कंडक्टर ऑफ लिक्विड, क्या ये दोनों अलॉय ऊपर कॉपर के दिखा रखे हैं? एक तो कॉपर को किसके साथ मिलाया, जिंक के साथ, और एक कॉपर को किसके साथ मिलाया, जिंक के साथ। कॉपर गुड कंडक्टर होता है, पर इससे जो अलॉय बन रहा है ये कैसे कंडक्टर है, रेड कंडक्टर। यानी कि मुझे एक चीज बताओ, जब अलॉय बनाता हूँ तो क्या मेटल्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है किसकी, मेटल की। वो कहता जस्टिफाइड विद एन एग्जांपल। कह सकते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन इट इज मिक्स्ड विद zinc and tin to make its alloy, they are the red conductor of electricity. This proves that yes, alloying can change the property of a metal. जब मेटल से alloy बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं। एग्जांपल देके बता दिए। ये बड़ा सवाल, ठीक है। आगे है बेटा, लास्ट में एक देर का सोल्डर। देखो सोल्डर क्या है, अगर तुम्हारे घर में किसी इंजीनियरिंग किया तुमने नहीं देखा हो, एक बंदूक जैसा आता है यार, एक बंदूक जैसी आती है, उसमें छोटे छोटे से सिल्वर कलर के रहते हैं, उसको गर्म कर करके आप कभी आपके मोबाइल का सर्किट देखना, ऐसे छोटे छोटे से दाने लगे रहते हैं सिल्वर कलर के यार ना, मदरबोर्ड पे सिल्वर कलर के, वो वायर अट जाता है, वो उसको गर्म गर्म को वहां रखते हैं। ये जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल, छोटे जो बारीक इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनको जॉइनिंग में काम आता है। तो ये एलॉय है, ये क्या है, एलॉय सोल्डर। और किससे बना है बेटा, ये एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। मेल्टिंग पॉइंट बेटा इसका जल्दी पिघल जाता है यार, मेल्टिंग पॉइंट कम है, जल्दी पिघल जाता है। छोटे छोटे बारीक सर्किट में वायर्स को जोड़ने के काम आता है। गन आती है, उसके आगे आयरन है, वो गर्म होती है, हम उसको टच करते हैं किससे, सोल्डर से। छोटे छोटे धागे रहते हैं सोल्डर से, हम उसको उससे टच करते हैं, क्या जैसे ही वो उस हॉट आयरन के टच में आएगा वो पिघल जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था। वो पिघला और हमने उसको उठा के, जैसे यहाँ से वायर टूटा हुआ है, मैंने उसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ पे, और ये सूख के यही चिपका हुआ है। ग्लू गन अलग चीज है, इसमें ये पर्टिकुलर एक गन आती है जिसको गर्म करते हैं, शोल्डर पे लगाते हैं, बारीक रहती है, गन भी नहीं कह सकते, ऐसा एक पेन टाइप रहता है, तो यहाँ टच कर करके ऐसे लगाता है वो। इसमें ये गर्म लोहे की एक गर्म होती है, बिल्कुल ऐसे पेचकस जैसा। ये देखें, ये सोल्जर, ये मशीन है, ये नीचे वायर में कनेक्ट होती है, आगे ये गर्म होगा, अब ये गर्म होगा, और ये वायर किसका बना हुआ है, सोल्जर का। किसका, सोल्जर का। इस वायर को, ये जब आगे से आयरन है, ये गर्म होगा, इस वायर पे टच करेंगे, वायर मेल्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्ट होकर वो इस पे आ जाएगा, और इसको अपन सीधा जाम के इसको यूज करना वाला है, एक पेन की तरह यूज होता है, उसे सोल्डिंग मशीन कहते हैं। और ये जो एलॉय है, ये कौन है, सोल्डर, किससे बना है ये, अरे कोई दिक्कत, क्लियर। अब इसमें एक चीज और देखें, ऊपर प्योर गोल्ड का दे रखा है बेटा, ब्लू नोन करके, तो रीड कर ले बस छोटा सा। प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी, इट इज अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। बेटा यही रीजन किसने दिया था, आयरन में। आयरन कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म बिकॉज़ इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली व्हेन इट हॉट, है ना, इट बिकम्स हॉट। तो उसमें क्या मिलाया था आपने, कार्बन, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था स्ट्रॉन्ग। जो प्योर लोहे की कढ़ाई आती है वो प्योर लोहा नहीं, उसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन। झींगे में देखो पूरी निकालने के लिए काली कलर की रहती है, क्योंकि उसमें लोहे के साथ क्या मिला रखा है, कार्बन मिला रखा है। क्या मिला रखा है, कार्बन। तो इसी तरह प्योर गोल्ड में देखिए बेटा क्या मिला रहा है, इट मींस दैट 22 पार्ट्स ऑफ द प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। रीजन समझ में आया, गोल्ड बहुत सॉफ्ट है, इससे ज्वेलरी बनाना मुश्किल है, इसलिए उसमें क्या मिला है बेटा, कॉपर या सिल्वर। 24 कैरेट, कैरेट का क्या है सीन, भी मेरे को समझ में आया। 24 कैरेट मतलब 22 कैरेट को सोना ही रहेगा, उसमें 2 कैरेट क्या मिलाया जाएगा, कॉपर और। कैरेट इज अ क्वांटिटी, वजन, जैसे अपन ग्राम में लेते हैं वैसे सोने का वजन कैरेट, मतलब उसके कैरेट के हिसाब से होता है। उसमें कैरेट, तो उसमें 22 कैरेट तो सोना रहेगा, और 2 कैरेट उसमें क्या डाली जाएगी, चांदी या सिल्वर। तो 24 कैरेट कभी प्योर यूज नहीं हो सकता। तो कैरेट को तोला बोलते हैं ना, चांदी का थोड़ा ज्यादा यूज होता है। अरे ये चीज अगली बात ये कह रहा है कि जो पूछते हैं अपने क्या जगह देखिए मीनार है ना, वहाँ पे किलर है, मीनार में दिल्ली में वहाँ किलर है, उसका आज तक जंग नहीं लगा, जंग नहीं लगा। तो पुराने टाइम में बनाया था उसको इस तरह से बनाया, क्या गैल्वेनाइज करके, उसका आज तक जंग नहीं लगा, उसका वजन दे रखा है। जनरल नॉलेज क्या है इसमें,
हाँ 6,000 किलो वजन दे रखा उसका 6,000 6 टन 6 टन 6,000 किलो उसका वजन दे रखा उसको आज तक जंग नहीं लगा लोहे का पीता है गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस बता रखा है इस तरह नहीं प्योर लोहा तो यूज कर ही नहीं सकते ना प्योर लोहा तो कोई भी चीज नहीं है हमारे अगर कूलर का भी कोई लोहे का है तो उसमें कार्बन तो मिक्स है फिर भी उसमें क्या हो रही है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन बिल्कुल है, नहीं रखा तो खत्म हो जाएगा